कल हमने सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में गुफ्तगू शुरू की थी। सिविल और क्रिमिनल लॉ के बारे में कि सिविल लॉ क्या होता है और क्रिमिनल लॉ क्या होता है, और उसमें 5 पॉइंट थे। पांचों हमने थोड़े थोड़े कर लिए थे और एग्जांपल्स दी हुई थी सिविल लॉ की और क्रिमिनल लॉ की। आपसे कहा था ये एग्जांपल्स आपने देखनी है, देखी थी? कोई बात ना समझ आई हो इसमें? जैसे सिविल लॉ की एग्जांपल्स हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोगों के आपस में डिस्प्यूट होते हैं, जितनी देर तक तो सिर्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है उतनी देर तक सिविल लॉ है, सिविल इशू है। मेरी प्रॉपर्टी है, हसन ने जब्त कर ली है, हसन की प्रॉपर्टी अब्दुल्ला ने जब्त कर ली है, तो इतनी देर तक तो ये सिविल डिस्प्यूट है। अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, बीच में मार कुटाई हो जाए, तो फिर क्रिमिनल केस भी इस्टेब्लिश हो गया। वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स, एम्प्लॉई है जी, मेरे पास काम कर रहा था, ये मेरा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा के चला गया है, सिविल लॉ है, ये इसका नुकसान का अल्लाह भरना पड़ेगा। हमें स्वीडन से नोटिस आया एक अपनी आईटी कंपनी में कि जी आपके एक रिसोर्स ने 2020 से हमारा जो कोड है पब्लिक डोमेन पर रखा हुआ है, तो हम आपको सूट फाइल करेंगे डैमेजेस का आपके खिलाफ। हमने वो पब्लिक डोमेन से उतार दिया, अपना जो रिसोर्स है वो छोड़ के गया हुआ था। कब का उससे पूछा भी रखा क्यों था, वो कहता जी वो तो सिर्फ लोकलाइज करना था, उसके लिए रखा था, बाद में उतारना था, याद नहीं रहा। तो अब वो पार्टी जो थी ना, उसने कहा जी हम आपके खिलाफ केस करेंगे क्योंकि आपकी वजह से हमें डैमेजेस हुए हैं। वो नहीं बाज आ रहे थे, 2-3 दफ़ा उनकी ईमेल आई, हमने उनको पोलाइटली रिस्पॉन्ड किया, तो चौथी में फिर मैंने उनसे यही रिस्पॉन्ड किया कि आप ठीक है, आप कर दें सूट हमारे ऊपर। हमने देख लिया है ये उस पब्लिक डोमेन से एक दफ़ा भी डाउनलोड नहीं हुआ ये वाला कोड। जब एक दफ़ा भी डाउनलोड नहीं हुआ तो इसका मतलब है किसी ने यूटिलाइज़ नहीं किया, किसी ने यूटिलाइज़ ही नहीं किया तो कोई डैमेजेस हुआ ही नहीं। तो आप कर लें केस, हम आपसे हर्जाना लेंगे इस केस का जो आप हमारे खिलाफ करेंगे। फिर वो चुप कर गए। तो ये वर्क रिलेटेड डिस्प्यूट्स की एग्जांपल है। एक्यूजेशन ऑफ नेग्लिजेंस कि जी मैंने इसको काम दिया था, इसने जानबूझ के मेरा वो ख़राब कर दिया काम। मिसाल के तौर पर कि जी मेरी शादी थी फ़लाँ तारीख को, मैंने इसको शेरवानी सिलने के लिए दी थी और इसने नहीं सी के दी, ये जानबूझ के नहीं सी के दी, मेरा नुकसान हो गया, मेरी बड़ी बेइज्जती हुई, शेरवानी के बगैर जाना पड़ा है। हुआ है बनता है केस यार, दर्दियों का काम है। ये लॉन्ड्री वाला जी, इसको कपड़े धोने के लिए दिए थे, इसने जला के वो कर दिए, ख़राब कर दिए। क्लेम्स बाय कस्टमर्स अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स, होते हैं ये वाले क्लेम्स मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट जिसने चीज़ फॉल्टी बनाई थी। कमर्शियल डिस्प्यूट्स बिजनेस एंटिटीज़ के दरमियान। कॉपीराइट डिस्प्यूट्स, कॉपीराइट क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर जो कॉपीराइट, कॉपीराइट किस किस चीज़ के ऊपर होता है? बुक्स के ऊपर होता है, मूवीज़ के ऊपर होता है, मोशन पिक्चर फिल्म्स के ऊपर होता है, सॉन्ग्स के ऊपर होता है। हर वो वर्क ऑफ आर्ट जो आपने खुद बनाया उसके ऊपर आपका कॉपीराइट आप रजिस्टर करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में फ़र्क है। कॉपीराइट जो है ना वो है कॉपी किसी चीज़ के लिए कि आपने कोई काम किया है, आपका एक जो कॉपीराइट है और ट्रेडमार्क है ना, उसमें क्या फ़र्क हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर आपका एक वो है न्यूज़ चैनल, फर्ज करो जी उसका नाम है अब तक न्यूज़। आप अब तक न्यूज़ को रजिस्टर करवाते हो तो ये ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा, ये ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा जी, हमारा ट्रेडमार्क है, हम इसको, उसमें सारा कुछ आ जाएगा जी ऐसे ऐसे। आप इस अब तक को लिखते कैसे हो, ये किसने लिखा है पहली दफ़ा, वो उसके नाम पे इसका कॉपीराइट रजिस्टर होगा। कोई कहता है जी मैंने इसको जी ऐसे करके ना, ये अब तक इससे आगे जो है ना, ये दिस इज समथिंग जिसको कॉपीराइट के तौर पर रजिस्टर किया जा सकता है कि ये ऐसे, ये गुलाई में था, ये ऐसे था, ये फलाने रस्मुल ख़त में था, ये कॉपीराइट होता है। अब तो सॉफ्टवेयर आ गए, प्लेजरिज्म
का सॉफ्टवेयर है जो कि बड़ा इस्तेमाल हो रहा है कि आपने कोई फ़िक्रा लिखा तो क्या ये आपने लिखा या आपने कहीं से चुराया। इंटरनेशनली अगर पहले कहीं पर वो यूज़ हुआ हुआ है किसी ऑनलाइन वर्क में तो वो सामने आ जाता है कि आपका चुराया हुआ है। बल्कि जो ऑनलाइन असाइनमेंट्स लोग करते हैं फाइवर वगैरह के ऊपर, उसमें सर्टेन परसेंटेज होती है कि अगर आपका काम इससे ज़्यादा, इस परसेंटेज से ज़्यादा आपका काम प्लेजराइज्ड है तो फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। डिस्प्यूट्स अबाउट एन एलिज्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी, ये सारे सिविल आपके डिस्प्यूट्स बनते हैं। और क्रिमिनल लॉज में पाकिस्तान पेनल कोड है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है, बेशुमार एक्ट्स हैं छोटे छोटे इस तरह के। हाँ, तो वो किस चीज़ की पनिशमेंट्स हैं? क्राइम्स की पनिशमेंट्स ही है ना पाकिस्तान पेनल कोड। क्राइम की पनिशमेंट, वो जो आप कहते हैं ना पर्चा, आप अक्सर सुनते हैं जी वो इसके ऊपर जी दफ़ा ठीक नहीं लगाई गई, अगर सारी दफ़ात शामिल की जाती तो फिर देखते कैसे छूटता। वो दफ़ात जो है ना वो शामिल करना या ना करना वो पाकिस्तान पेनल कोड की दफ़ात होती है ना, सेक्शंस, ताज़ीरात, कि कौन सी सेक्शन के तहत इसको सजा दिलवानी है। अभी इसमें वो लिखा नहीं हुआ टेररिज्म एक्ट के तौर, उसमें भी कानून में भी कुछ चीज़ें हैं। एंटी टेररिस्ट कहते थे आप अक्सर देखते हैं FIR में दहशतगर्दी की शिकों दफ़ात भी शामिल की गई हैं, वो इसमें नहीं, वो अलग से कानून है। सॉरी, इकट्ठे भी इस्तेमाल हो सकती है। एप्लीकेशन ऑन बिजनेस, तो इसमें मैंने आपसे कहा था एप्लीकेशन ऑन बिजनेस आपने पढ़ना है, कल आपको ये होमवर्क दिया था, पढ़ा तो नहीं? पढ़ा, समझ आ गया? समझ आ गया, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। एप्लीकेशन ऑन बिजनेस में सिंपली ये बात की है कि एक एक्शन जो है, एक एक्ट जो है, दैट कुड बी टॉट एंड एज वेल एज दैट कुड बी क्राइम। टॉट भी हो सकता है, क्राइम भी हो सकता है। कभी सिर्फ टॉट होगा कि आपके एक्ट या मिशन की वजह से मेरा नुकसान हुआ, डैमेजेस दे दीजिए, या आपके एक्ट या मिशन की वजह से मेरा नुकसान हुआ, डैमेजेस तो आप देंगे, लेकिन ये एक्ट इटसेल्फ जो है ये क्राइम भी है, तो फिर आपको उसकी सज़ा भी होगी। तो ये एग्जाम्पल 3 और प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 ये आपकी बुक का ना खासा है, जगह जगह पे एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस देके आपके लिए इसको प्रैक्टिस को ज़्यादा आसान बना दिया है कि हर जगह पे प्रैक्टिस साथ ही अवेलेबल है। Suppose that a train company operates a train service and there is a major accident involving loss of life and injury to passengers. The state may claim that the train company or its senior managers are guilty of a breach of criminal law and bring a case in the criminal court. Individuals who have been injured in the crash and individuals who have lost a relative killed in the crash may bring civil action against the train company demanding compensation. Business managers must therefore be aware of both the criminal law and civil law implications of their activities. Still, we are not going to teach you criminal laws here. We are going to teach you only civil laws. Criminal laws आपने खुद सीखने हैं कि क्या क्या क्राइम है और वो क्राइम से किस तरह बचना है। ये क्वेश्चन जो लिखा है ना, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ गिविंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, ये 3 से 4 नंबरों का सवाल है, हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आने वाला, हर दूसरी तीसरी अटेम्प्ट में आने वाला सवाल है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बारे में। इसके बाद जी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स क्या हैं, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं। हम प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन की बात कर लेते हैं पहले। काफ़ी आजकल इन है वैसे भी ये सारी जो एक्टिविटी चल रही है, तो इसमें ये वाले जो चंद लोगों के लिखे हुए ड्यूटीज़ वगैरह जिनके नाम लिखे हुए हैं, ये काफ़ी इनके ऊपर टीवी पे बात हो रही है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन में लेजिस्लेटिव आपकी जो असेंबली है, नेशनल असेंबली है, सेनेट है, इन दोनों घरों से कानून बनते हैं। लेकिन कोई कानून उतनी देर तक कानून नहीं बनता जब तक कि उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर ना हो जाएं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक सुप्रीम इस मामले में इख्तियार रखता है कि वो किसी कानून के बारे में क्या राय रखता है।
ये नहीं है, उसके लामहदूद इख्तियारात नहीं है। प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं कुछ दिनों तक होल्ड करने की। अगर दोनों हाउसेज से बिल अप्रूव होकर आ गया है तो वो कुछ दिनों तक उसको होल्ड कर सकते हैं, या तो उसको वापस भेजना है या फिर उसको साइन करना है। वापस भेजना मतलब एतराज़ लगा के वापस भेजना है। फिर प्रेसिडेंट के पास एक और बहुत बड़ा पावर एक और है, वो है ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर, कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, कानून बनाना है। अभी आप एक चीज़ देखिए, कानून बनाना है तो कानून ये बनता है कि जी असेंबली में पेश होगा, असेंबली अप्रूव करेगी, सेनेट में पेश होगा, सेनेट अप्रूव करेगी, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो कानून बनेगा। लेकिन अगर असेंबली नहीं अभी फॉर्मेशन में और देयर इज़ एन इमरजेंसी तो प्रेसिडेंट खुद भी साइन कर सकता है। एक ऑर्डिनेंस बना के साइन कर दे तो वो नाफिजुल अमल हो जाएगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। प्रेसिडेंट के बारे में ज़रा पढ़ना शुरू कीजिए जी, वन बाय वन बताइए, हम एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, कोई कहे कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, हेड ऑफ स्टेट नहीं है। और दूसरी बात, एक मिनट, प्रेसिडेंट इज सिंबल ऑफ फेडरेशन, ठीक है। हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं इस वक्त, आपको याद है ये एमएनए का इलेक्शन भी जीते थे, कराची से एमएनए का इलेक्शन जीते, मेंबर नेशनल असेंबली इलेक्ट हुए। लेकिन जब फिर इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करना था तो फिर इनको वो एमएनए की अपनी जो सीट है वहाँ से रिज़ाइन करना पड़ा। उन्होंने उसको रिज़ाइन किया तो फिर वो प्रेसिडेंट बने। बिकॉज व्हेन यू बिकम अ प्रेसिडेंट, आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के मेंबर नहीं हो सकते, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर नहीं, रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। अब आप फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरा मुल्क आपकी तरफ देखता है कि जी आप सब सूबों में, यानी आप एक मुश्तरका पर्सन हैं। तो ये ऐसे चलता है। प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आइन में लिखा है कि प्रेसिडेंट का मुसलमान होना ज़रूरी है। ये प्रोविजन जो है एज इट इज़ लिखी है तो हम इसको एज इट इज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ठीक है मुस्लिम होना ज़रूरी है। इसके ऊपर काफ़ी हलकों में काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इसको रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। अक्लमंद वसी जहन का पर्सन तो किसी भी मज़हब से हो सकता है, किसी भी फ़िरके से हो सकता है, किसी भी इवन लादीन पर्सन भी जो है वो भी कोई बेहतरी ला सकता है कभी किसी माशरे में। लेकिन आज की डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट का मुसलमान होना ज़रूरी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1973 में पास हुआ। इससे पहले हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में अप्रूव हुआ था। 1956 में पहला पाकिस्तान का आइन बना और वो 23 मार्च 1956 को इम्प्लीमेंट किया गया। इसी मुनासबत से 23 मार्च को हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया, 23 मार्च को यौम जमहूरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट साहब एक अयूब खान साहब थे, उन्होंने आइन ख़त्म करके तो मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया। 1962 में उन्होंने एक नया आइन बनाया। वो 62 का जो आइन है वो फिर 1973 तक चलता रहा, 73 में फिर नया आइन बना। तो अब हम 23 मार्च को वो मिलिट्री की परेड और वो सारा ताकत का मुजाहरा देखते हैं। बेसिकली इट वाज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कि 23 मार्च को कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज किया गया था। वो उसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से किया गया था कि 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान भी हुई थी, तो उसी से हमने ये भी किया। ऐसे हमारे मुल्क में तारीख चलती रहती। तो अब 73 का आइन है और वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट का मुसलमान होना ज़रूरी है। आगे चलो जी। प्रोविंशियल असम्बली, नेशनल असम्बली और सेनेट के मेंबरान मिल के एक प्रेसिडेंट को मुंतखब करते हैं। इस दफ़ा जो आरिफ अलवी साहब के मुकाबले में सदारत के उम्मीदवार और कौन कौन थे नुमाया लोगों में, आपको याद है? फजलुर रहमान प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे, यस।
एक साहब और हैं, वो लाहौर से हैं, वो हर दफ़ा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं। बेसिकली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना कोई भी खड़ा हो सकता है, एनी पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान मे कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। कोई ज़रूरत नहीं है उसको इलेक्शन लड़ने की, असम्बलियों के इलेक्शन लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सदर पाकिस्तान का ओहदा खाली हुआ है, दोबारा इलेक्शन होना है, पाकिस्तान से कोई भी वॉलंटियर आ सकता है कि जी मैंने सदर बनना है, लेकिन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ठीक है, हो गया जी। 2 कंसेक्यूटिव टर्म से ज़्यादा के लिए नहीं आप प्रेसिडेंट हो सकते, 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए आप प्रेसिडेंट हो सकते हैं। अपेरेंटली यस। ठीक है, जो मेजॉरिटी होती है जिनकी नॉर्मली प्रेसिडेंट वही बनता है। वो सारे कवानीन जो आप मजलिस शूरा के सामने रखना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट के सामने रखना चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट को ब्रीफ करना किसकी जिम्मेदारी है उसके लिए? प्राइम मिनिस्टर की। कि प्राइम मिनिस्टर जाके प्रेसिडेंट को बताएगा कि जनाब ये कानून बन रहे हैं, इसका रैशनल ये है, कानून पास होकर जनाब के पास आएंगे तो जनाब ने उसको साइन करना है। वो ना हो कि जनाब फिर उसको कहेंगे जी मुझे तो पता ही नहीं था ये क्या कानून बना रहे हो जी। ठीक हो गया, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करना होता है उसने। ये जो असम्बलियाँ तोड़ना और ये जो अपॉइंटमेंट्स करना, इसकी समरी प्राइम मिनिस्टर भेजता है कि जनाब फलां सूबे का गवर्नर चेंज कर दिया जाए, तो वो फिर गवर्नर चेंज कर देता है प्रेसिडेंट। या फलां सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाए तो गवर्नर राज लगा देता है। पंजाब में गवर्नर राज इम्पोज हुआ था 2007-8 में या 9 में शायद, जब पीपीपी की हुकूमत थी सेंटर में, तो उन्होंने यहाँ गवर्नर राज इम्पोज किया था पंजाब में। आप लोग शायद इतने नहीं उस वक्त देख रहे होंगे चीज़ों को, सियासत से इतनी। गवर्नर सलमान तासीर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो थे, वो गवर्नर थे पंजाब के। एंड वो एक बड़ी ज़ाहिर है हार्ड लाइन लेते थे नून लीग के ख़िलाफ़। नून जी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के बारे में, अच्छा प्रेसिडेंट के बारे में भी एग्ज़ाम में 2-3 दफ़ा बात हो चुकी है, और कुछ ना हो तो MCQ ही आ जाता है 1 नंबर का। पहले 2-3 नंबरों के सवाल तो कई दफ़ा आ चुके हैं प्रेसिडेंट के बारे में, कि प्रेसिडेंट के बारे में बताइए कि क्या क्या हमारा आइन क्या कहता है। जी भाई, प्राइम मिनिस्टर नेशनल असम्बली MNAs पूरे पाकिस्तान से आते हैं इलेक्ट होके, वो फिर मेजॉरिटी से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करते हैं। अभी जैसे 172 वोट चाहिए होते हैं प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस के लिए कि जी द हाउस कन्फाइड्स इन द प्राइम मिनिस्टर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लिया था पहले, इनको 176 वोट पड़े थे, 172 की बजाय 176 वोट पड़े थे। अब अपोजिशन ने 172 वोट्स इकट्ठे करने हैं, 172 MNAs अगर वो उस दिन खड़े होकर कह देते हैं हाथ उठा के कि जी हम प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी सीट से ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है उनके ऊपर। तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे होता है? मेजॉरिटी ऑफ द MNAs मिलके प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट करते हैं। जी भाई, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मिनिस्टर्स को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। प्राइम मिनिस्टर कहता है जी अब शेख रशीद साहब को मिनिस्टर इंटीरियर लगा दिया जाए, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देता है। प्रेसिडेंट ने क्या करना होता है? हलफ लेना होता है उनसे, ओथ लेना होता है। आपकी कैबिनेट में कौन कौन लोग हैं, कुछ नाम जानते हैं आप लोग? शेरी मज़ारी हैं, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स अफेयर्स, शाह महमूद कुरैशी हैं फॉरेन मिनिस्टर, शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर हैं, फवाद चौधरी हैं। बाकी लोगों को नहीं पता कोई किसी मिनिस्टर के बारे में? एक मिनट ठहरें, गुलाम सरवर किस चीज़ के मिनिस्टर हैं? गुलाम सरवर खान भी मिनिस्टर है ना, किस चीज़ के हैं नहीं पता? वो मशीर बराए हवाबाजी हैं। ठीक है, फिर
हमाद अजहर है, एनर्जी के नहीं है वो, पावर एंड एनर्जी, पावर एंड एनर्जी के कौन है? खुसरो पुख्तियार है, वो फेडरल मिनिस्टर हुए हुए हैं। अच्छा, फिर तो जाना ही बनता है। अच्छा, और भी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स हैं जी। हाँ, वो उनको नहीं, अमीनुल हक हैं, अमीनुल हक के आईटी के मिनिस्टर हैं एमक्यूएम की तरफ से। तारिक बशीर चीमा थे, बल्दियात के मिनिस्टर थे, हाउसिंग एंड बल्दियात, वो भी रिज़ाइन करके कल। फिर इनको मिनिस्ट्रीज ज़ाहिर है इत्तेहादियों को भी मिली हुई होती हैं सारी, तो मिनिस्टर्स की कैबिनेट होती है, कैबिनेट का इजलास होता है, उस इजलास में वज़ीर आज़म के फैसलों की तौसीक होती है या कैबिनेट के मशवरों से वो कहते हैं जी अच्छा ये कानून बनेगा, वो कानून कैबिनेट अप्रूव करती है तो फिर वो जाता है उसके अंदर असेंबली में। अच्छा, कैबिनेट के अंदर ना कमेटीज़ होती हैं, कैबिनेट के अंदर ही कमेटीज़ होती हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी जी, ईसीसी। ये सिर्फ जी इकॉनमी और वज़ीर ख़जाना वगैरह जो है ना वो मिलके 3-4 लोग मिलके ख़जाने से मुतल्लिक फ़ैसले कर लेते हैं, वो सारी कैबिनेट के सामने नहीं रखते, वो फैसले करके वज़ीर आज़म को बता देते हैं, वज़ीर आज़म ब्रीफ कर देते हैं। बाकी कि आम लोगों को, आप गुलाम सरवर खान को ख़जाना की क्या समझ आएगी मिसाल के तौर पर, तो इसलिए वो कहते हैं कि ठीक है जी कुछ कमेटियाँ बना दी जाएँ विद इन कैबिनेट। तो कैबिनेट के मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। लेकिन क्या खुद करता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर करते हैं। मशीर होते हैं कुछ जो, हाँ मतलब एमएनए होना ज़रूरी नहीं है, यू कैन बी अ सेनेटर। अगर आप सेनेटर हैं या एमएनए हैं तो आप वज़ीर हो सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं है फिर भी प्राइम मिनिस्टर आपको कैबिनेट में बिठाना चाहते हैं तो आपको एडवाइज़र के तौर पे बिठाया जाता है, मशीर, फिर आप वज़ीर नहीं होते। अब इसमें ना एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं, जैसी रूह वैसे फरिश्ते होते हैं ना, ये कहते हैं जैसा मुंह वैसी चपेट। जिस तरह का ओवरऑल हमारा मुल्क का ओवरऑल सिस्टम है उसी तरह के मिनिस्टर निकलने हमारे। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, कैपेबिलिटी की बात करें तो हाँ ठीक लोग हैं, मतलब हर हुकूमत में ठीक लोग भी होते हैं जिनको पता होता है चीज़ों का। कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं गुजरी कि जिसको बिल्कुल ही, जिनको किसी चीज़ का ना पता हो। बेतुके हो, इस हुकूमत में भी अच्छे लोग हैं, पिछली में भी अच्छे थे, उससे भी अच्छे थे, लेकिन हर जगह पर फिर वो साथ में वो भी होते हैं जो साथ में आ जाते हैं जिनको सिर्फ अपने मफादात से गर्ज होती है, वो उनको और किसी चीज़ की समझ ही नहीं आ रही होती। ये हमारी ऐसे मुआशरा बदकिस्मती है कि हम उनको इलेक्ट कर करके ऊपर भेजते हैं। फिर हमारे अभी वो सेनेट का पढ़ेंगे ना निज़ाम में, आपको बताऊंगा सेनेटर्स जो बनते हैं तो वो सेनेटर्स कैसे बनते हैं। मैं पीपीपी के कई सेनेटर्स हैं, उनके अपॉइंटेड सेनेटर्स बड़े पढ़े लिखे काबिल लोग होते हैं, इन्होंने भी अच्छे सेनेटर अपॉइंट किए पीटीआई ने भी। और इवन जो मिनिस्टर्स हैं, अब देखो ना, एक कैपेबिलिटी होती है, हम कहते हैं जी इमरान खान साहब ने जी कभी कोई इदारा नहीं चलाया, सो नहीं चलाया, सही बात है, इदारा नहीं चलाया तो आपको चलाने नहीं आते। बट असद उमर जो हैं वो एंग्रो के हेड रहे हैं, सीईओ रहे हैं, सो उन्होंने तो इदारा चलाया ना, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूशन वो चलाते रहे, सो ही नोज थिंग्स, मैनेजमेंट के कुछ चीज़ें उनको पता है। बाकी हुकूमत में ना असल में हर तरह के लोग उनको चाहिए होते हैं, कुछ काम करने वाले, कुछ बातें करने वाले, क्योंकि आपने 22 करोड़ लोगों के सेंटिमेंट को भी बरकरार रखना है। तो आपने कुछ बातें, मिसाल के तौर पर मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, शहबाज गिल जो बातें करते हैं वो आप और मैं नहीं कर सकते, इस लेवल तक नीचे जाके बातें हमारे से नहीं होती, मगर वो ज़रूरत है क्योंकि आपके माशरे में कोई 40-50% के करीब कम्युनिटी ऐसी है जो पसंद करती है कि ओहो क्या बात है, गिल साहब ने बात कर दी, क्या बात है, हम नहीं वो कर सकते। हम तो कुछ लोग सिर्फ अपनी इस तरह की एबिलिटीज़ की बेसिस पर भी आगे आ जाते हैं। सेक्रेटरीज कौन होते हैं? सेक्रेटरीज एम्प्लॉई होते हैं गवर्नमेंट के, मिनिस्टर्स गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं होते, सेक्रेटरीज एम्प्लॉई होते हैं। ये जो आते हैं ना आपके जी, ये महकमा ख़जाना है जी, ख़जाने के महकमे में ज़ाहिर है कोई बंदा सेक्शन अफसर बनेगा, ऊपर सेक्रेटरी बनेगा,
वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान है इस वक्त, जो सेक्रेटरीज़ को भी ओवरऑल मैनेज करते हैं। मुल्क का पूरा निज़ाम चलाना है, तो वो ज़ाहिर है कुछ हायरार्की तो होगी ना। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनोग्राम बनता है, ऊपर ये है, नीचे ये है, नीचे ये है, मुल्क में तो फिर बनेगा ना। तो सेक्रेटरी जो होता है ना, हर शोबे का सेक्रेटरी बड़ी पावरफुल चीज़ होती है। सेक्रेटरी उसका होगा अपना, जी बिल्कुल, हर जो वजारत है ना, उस वजारत के नीचे एक महकमा होता है और उस महकमे का सेक्रेटरी होता है जो उसका हेड होता है। तो वो सेक्रेटरी को सारी चीज़ें पता होती हैं। मेरी मीटिंग हुई अमीनुल हक के साथ, ये जो आईटी के मिनिस्टर हैं, कोई 3-4 महीने पहले की बात है, इस्लामाबाद में। तो अमीनुल हक साहब को कुछ नहीं पता था किसी चीज़ का, आईटी के मिनिस्टर हैं। तो इनके साथ सेक्रेटरी आए हुए थे आईटी के, और उनके डिप्टी सेक्रेटरी आए हुए थे, वो बहुत लर्नड थे, उनको एक एक चीज़ का पता था कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। स्वीडन की कंपनीज थी, वो पुश कर रही थी कि आप 5G टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में बस कर दें, हम ले आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ले आएंगे। तो वो आगे से सेक्रेटरी उनसे पूछ रहा था कि आप आज तक हमें सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि हम 5G का करेंगे क्या, हमारे पास तो 4G LTE का ही कोई यूजेज नहीं है उस तरह से, हम 5G का क्या करेंगे, आप हमें कोई डॉक्यूमेंट तो दीजिए कि हम करेंगे क्या, कोई यूज़ केस बना के दीजिए। वरना वो अमीनुल हक साहब तो जो थे वो तो कहते हैं हाँ करें करें करें, ये कह रहे करें करें, ऐसे थोड़ी होता है। जिन्होंने मुल्क चलाना है वो रुक जाते हैं, कई दफ़ा मिनिस्टरों को भी वो लटकाई रखते हैं। असल में मिनिस्टर फंसता नहीं है, साइन करने पे फंसता सेक्रेटरी है, इसलिए सेक्रेटरीज दे एक्चुअली नो थिंग्स। जी आगे चलो जी। ठीक है जी। अच्छा जी, जैसे सेनेट है ना, तो सेनेट में जो सेनेटर है वो कैसे बनेगा। सेनेट में सेनेटर बनेगा प्रोविंशियल असेंबली की सीटों की बुनियाद पर। हर प्रोविंस के एक जितने लोग सेनेट में बैठे होंगे, 20 लोग पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फर्ज कर लो, तो 20 ही सिंध को करेंगे, 20 ही KP को करेंगे, 20 ही बलूचिस्तान को करेंगे, और फिर फेडरेशन की 2-3 सीटें अलग होंगी। ठीक है। सेनेट में किस बुनियाद पर फिर होती हैं कि जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर होते हैं, MPAs, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ये वोट डालते हैं तो सेनेटर बनता है। अब बलूचिस्तान में, मैं एग्जैक्ट नंबर्स पे नहीं बात कर रहा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर रहा हूँ सिर्फ मैं सारी चीज़ें, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सेनेट में ना सीटें हैं ईच प्रोविंस की 25 हैं जी, और हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली जो है ना और बलूचिस्तान असम्बली, इन दोनों की, पंजाब असम्बली की जो कुल सीटें हैं वो 400 हैं, और बलूचिस्तान असम्बली की कुल सीटें जो हैं वो 100 हैं। ये बलूचिस्तान असम्बली के जो MPAs हैं, मेंबर प्रोविंशियल असम्बलीज, वो 100 हैं टोटल, और इसके 400 हैं। रिप्रेजेंटेशन एक जैसी है। अब होना क्या है, पंजाब असम्बली के जो MPA है उसने भी 25 सेनेटर भेजने हैं, इन्होंने भी 25 सेनेटर भेजने हैं। तो अब अगर आप डिवाइड करें तो इस असम्बली में कितने लोग मिलके एक सेनेटर निकालेंगे? 25 1 15, 25 16, पंजाब असम्बली के 16 मेंबर्स किसी एक बंदे को वोट देंगे तो वो सेनेटर बनेगा। पंजाब असम्बली के 16 मेंबर्स किसी एक बंदे को वोट देंगे तो वो सेनेटर बनेगा। जबकि बलूचिस्तान असम्बली से 4 मेंबर अगर किसी एक बंदे को वोट दे देंगे तो वो बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव सेनेटर बन जाएगा। सेनेट में आ गया तो उसकी इक्वल हैसियत है। पंजाब असम्बली में 16 लोगों ने मिलकर एक सेनेटर निकालना है, बलूचिस्तान असम्बली में 4 लोगों ने मिलकर एक सेनेटर निकालना है, तो किसका वोट ज़्यादा कीमती होगा? बलूचिस्तान वाले का कि पंजाब वाले का? बलूचिस्तान वाले का कीमती है ना। मैं 1/4 हूँ जी आपके वोट का, आपने सेनेटर बनना है, 1/4 मेरे हाथ में है। ठीक है, तो 1/4 की कीमत ज़्यादा होगी कि 1/16 की कीमत ज़्यादा होगी? तो वो जो कहते हैं ना सेनेट के इंतखाब में नोट चलते हैं, ब्रीफ केस चलते हैं, वो बेसिकली जो सेनेटर बनना चाह रहे होते हैं वो इनसे कहते हैं वोट दें हमें। वो कहते हैं हम क्यों आपको वोट दें।
ये सारी बातें लेकिन रेगुलराइज नहीं हैं, मतलब लोग अपने ज़मीर के मुताबिक वोट करते हैं, जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेनेटर बनते हैं प्रोविंशियल असम्बली। फेडरल असम्बली का, नेशनल असम्बली का इसमें कोई रोल नहीं होता। नेशनल असम्बली का रोल सिर्फ जो फेडरेशन के 2 नुमाइंदे या 3 नुमाइंदे उनकी हद तक है। मेरा ख्याल उन्होंने कोई प्रोसीजर वजह किया हुआ है, अवेलेबल सीट्स की, अवेलेबल वोट्स की बुनियाद पर ही वो फैसले कर लेते होते हैं। आगे चलिए। तो सेनेट अनलाइक नेशनल असम्बली, नेशनल असम्बली के लोग मुंतखब हो के आए हैं, सेनेट के लोग मुंतखब हो के नहीं आए, इनको मुंतखब शुदा लोगों ने आगे मुंतखब किया है। अच्छा, सेनेट में ना हर किस्म का फिर मेंबर होता है। सेनेट में आपके स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी होंगे, फिर पढ़े लिखे लोगों का कोटा भी होगा, हुनरमंद लोगों का कोटा भी होगा। तो हर सीट के ऊपर आपको उसी तरह का बंदा अपॉइंट करना पड़ता है, ये नहीं कि अंधाधुंध अपॉइंट कर दें। लॉयर्स हैं सेनेट में आपके बैठे हुए, सबसे ज़्यादा लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, फिर एग्जेक्टिव्स हैं जिन्होंने सर्व किया हुआ है पहले, ब्यूरोक्रेट्स हैं पुराने, इस तरह है। ठीक है, ये MNA तो होते हैं ना, नेशनल असम्बली आज बनी तो 5 साल बाद इकट्ठी खत्म होगी। सेनेट ऐसे नहीं है, सेनेट में ग्रेजुअली इलेक्शन होते हैं, 3 साल बाद इलेक्शन, आधे मेंबर फारिग, जिनके 6 साल पूरे हो गए थे उनके आज फारिग हो गए। जो आज अपॉइंट होंगे इनके 6 साल बाद में 6 साल बाद ख़त्म होंगे, लेकिन बीच में 3 साल बाद उनके भी तो होंगे जो पिछले 3 साल पहले अपॉइंट हुए थे। तो ये ग्रेजुअली चलती रहती है। सेनेट हर वक्त मौजूद होती है। नेशनल असम्बली हो सकता है ना हो, प्रोविंशियल असम्बली हो सकता है ना हो, मगर सेनेट हर वक्त मौजूद रहेगी। ठीक है जी, परमानेंट है। ठीक हो गया जी। Members elect from themselves a chairman and a deputy chairman. The chairman of the Senate under the Constitution is next in line to act as president if the office becomes vacant, and until such time a new president can be formally elected. आपके प्रेसिडेंट साहब मुल्क से बाहर जाते हैं तो उतने दिनों तक प्रेसिडेंट कौन होता है? चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट होता है। कौन है इस वक्त चेयरमैन सेनेट? हमारे सादक संजरानी साहब हमारे चेयरमैन सेनेट हैं। कासिम सूरी क्या है? तो डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली है ना। सही सही। तो डिप्टी चेयरमैन कौन है सेनेट के? चलो ये होमवर्क हुआ, चेक करना है आपने। आगे बताओ। देखो, नेशनल असम्बली में आपकी हो सकता है मेजॉरिटी होगी पंजाब की, लेकिन सेनेट में तो बराबर हैं सारे। तो सेनेट इस तरह से कोहेजन देती है सारे लोगों को, एक जैसी वो। जी, हम करेंगे बात इसके ऊपर, मनी बिल क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। आज इतना काफ़ी है। 11:30 बजे एक छोटी सी मसरूफियत है, कल इसको कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। यहीं से ये जो चीज़ें हैं 2-2 दफ़ा पढ़ लेंगे आप तो फिर आपको याद हो जाएंगी। इनको ऐसे याद करने की, रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल असम्बली, सेनेट के बारे में भी और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में भी याद करने वाली बात नहीं है। 2-2 दफ़ा पढ़ लीजिए समझ के, आपको ये खुद ब खुद याद रह जाएगी बात। इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसको भी हमने याद नहीं करना, उसको भी हमने सिर्फ एक नज़र देखना है। ठीक है, कल इंशाल्लाह नेशनल असम्बली और लेजिस्लेशन के बारे में बात करते हैं।